Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss more MCQs from electrostatics. Hope you all are safe at your home and preparing for your GUJCET examination. So let us start. First MCQ. Linear charge densities of two parallel wires of infinite length is lambda 1 and lambda 2. Distance between two wires is capital R. What is the force acting on any one of the wire per unit length? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज यहाँ पे दी है आपको वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो भी पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। मतलब हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1 यूज़ करना है। नाउ वी हैव टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स ऑफ लेंथ of linear charge densities lambda 1 and lambda 2, and we know the formula of electric field due to parallel wires or infinite length wire. So electric field produced at distance r from wire 1 E1 is equal to 2k lambda 1 upon r. Now एक वायर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का रिलेशन पता है हमें, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर की हमने कैलकुलेट की, अब सेकेंड वायर का ऊपर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज का रिलेशन लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ भी है। तो हमने सेकेंड वायर के लिए चार्ज कैलकुलेट किया, वो चार्ज था Q इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इंटू एल, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ऑफ लेंथ L। अब L लेंथ के वायर के लिए कितना फोर्स अप्लाई होगा सेकेंड वायर के ऊपर, तो F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फार्मूला है 2k लैम्बडा 1 अपॉन आर इंटू चार्ज ऑफ द सेकेंड वायर लैम्बडा 2 इंटू एल। तो F बाई एल पूछा है हमें क्वेश्चन में, तो F बाई एल इज इक्वल टू क्या बचेगा एक साइड पे 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा टू पैरेलल इनफिनिट लॉन्ग वायर्स के लिए। नाउ MCQ नंबर 2। 2 point charges of plus Q and plus 4Q are kept 30 centimeter apart. At what distance on the straight line joining them the intensity of electric field is 0? अब इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन है और उन दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। मतलब हमें नल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एक इजीली डायग्राम से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सपोज हमारे पास ये 4Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज गिवन है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो नल पॉइंट कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो 4Q के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस Q के लिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स हो सकती है। इसका मतलब 4Q एंड प्लस Q इन दोनों के बीच में नल पॉइंट पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, नल पॉइंट कौन से चार्ज की तरफ होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड लोअर होगा उस चार्ज के डायरेक्शन में नल पॉइंट मिलेगा हमें। तो Q के नज़दीक हमने एक नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया कैपिटल A। सपोज इस वाले पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो हमने डिस्टेंस सपोज किया, सपोज 4Q चार्ज से ये डिस्टेंस A का हो जाएगा x और इस वाले डिस्टेंस से इस वाले चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा 30 माइनस x। तो इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट A इज द पॉइंट एट डिस्टेंस x वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एज Q0 इज इक्वल टू यूनिट टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर और फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस होगा x। तो यहाँ पे हमने लिखा k इंटू 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू स्मॉल Q चार्ज। अब सेकेंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो KQ अपॉन 30 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। तो
सेकेंड चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पूछा है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इट मीन्स E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल कैलकुलेशन के साथ हमें x की वैल्यू मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। अब x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मिला, इसका मतलब हमें 4Q चार्ज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलेगा। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया होगा तो आपको दूसरा ऑप्शन भी फाइंड आउट करना होगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर 4Q चार्ज से होगा तो 10 सेंटीमीटर Q चार्जेस से होगा। तो या फिर आपको ऑप्शन में दिया होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q, या फिर आपको ऑप्शन में दिया होगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। तो ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है प्रॉपरली सिलेक्शन के साथ कि कौन सा आंसर पॉसिबल हो सकता है। डायग्राम के साथ आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नाउ MCQ नंबर 3। टू स्फीयर्स गेटिंग चार्ज Q are hanging from a same point of suspension with the help of threads of length 1 meter in a space free from gravity. The distance between them will be dash. अब यहाँ पे एक सेम सस्पेंशन से दो स्फीयर को हमें हैंग किया है। दोनों स्फीयर के ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज सब्स्टिट्यूट किया। अब जैसे प्लस क्यू चार्ज इनके ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो दोनों स्फीयर के बीच में रिपल्जन होगा। और एक कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है स्पेस फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, इसका मतलब हमने ऐसे स्पेस में ये दोनों स्फीयर को प्लेस किया जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्फीयर मैक्सिमम रिपल्जन फील कर सकते हैं। तो दोनों स्फीयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन कितना हो सकता है, तो इसी डायग्राम से आपको पता चलेगा। एक थ्रेड से जो फर्स्ट स्फीयर कनेक्टेड है उसकी लेंथ 1 मीटर है और सेकेंड स्फीयर के लिए भी लेंथ 1 मीटर है। इसका मतलब दोनों स्फीयर एक दूसरे से मैक्सिमम 2 मीटर तक दूर जा सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इन द स्पेस विच इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी इज 2 मीटर। 1 मीटर प्लस 1 मीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर। नाउ MCQ नंबर 4। When glass rod is rubbed against silk, silk becomes negatively charged of 320 nanocoulomb. Then how much electrons lost by the glass? अब एक मटेरियल जो हमें दिया है ग्लास, जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया, तब हमने देखा कि सिल्क का जो मटेरियल है वो 320 नैनोकूलम के साथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्लास से लूज हुए होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये भी एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब भी कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो बॉडी बनेगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो बॉडी बनेगी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे सिल्क नेगेटिवली चार्ज बना है 320 नैनोकूलम, तो इसका मतलब ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो ग्लास बनेगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब ग्लास ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो हमें कैलकुलेट करना है। Q is equal to minus 320 nanocoulomb, which is equal to minus 320 into 10 to minus 9 coulomb. Charge of an electron minus 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. Therefore Q is equal to N. तो यहाँ से हमें N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 2 into 10 to 12। इसका मतलब ग्लास मटेरियल से 2 into 10 to 12 जितने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हुए। Now MCQ number 5. If EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, then अब इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वहाँ पे मैंने आपको इन दोनों का रिलेशन भी बताया था। फॉर्मूला आपको याद होंगे। एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2kp/r3 और इक्वेटर के लिए हो जाएगा kp/r3। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, kp/r3 हो जाएगा। तो फाइनली एक्सिस और इक्वेटर का रिलेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 2 times इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। MCQ नंबर 6। Electric flux going in and coming out of the closed surface respectively 8 into 10⁻³ and 4 into 10⁻³ unit. So electric charge in a closed surface is dash. अब इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर
फ्लक्स ऐड हो रहा है 8 इंटू 10⁻³ और वहाँ से कमिंग आउट मतलब बाहर निकल रहा है 4 इंटू 10⁻³, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन, जो बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर एक फ्लक्स जो एंटर हो रहा है उसको हमने नेगेटिव ले लिया तो दूसरा फ्लक्स जो बाहर निकलेगा उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, या फिर जो एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और जो बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव ले लो, मतलब दोनों अपोजिट होंगे, फील्ड लाइंस एंटरिंग और फील्ड लाइंस कमिंग आउट। तो फ्लक्स एंटर्ड इन क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन 0। फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम closed surface phi2 is equal to Q2 upon epsilon 0, therefore Q2 is equal to phi2 into epsilon 0, therefore total resultant charge in the closed surface Q is equal to Q1 plus Q2, मतलब minus phi1 epsilon 0 plus phi2 epsilon 0, therefore phi2 minus phi1 into epsilon 0, और हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻³ माइनस 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0, मतलब फाइनल आंसर आएगा Q इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0 कूलम। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है 8 इंटू 10⁻³, इससे बहुत ही कम फ्लक्स बाहर निकल रहा है 4 इंटू 10⁻³। यहीं से आपको पता चलेगा कि क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो मैक्सिमम फ्लक्स बाहर निकलता, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होगी और पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एक लॉजिक पता होना चाहिए, नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया माइनस 4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0 कूलम। नाउ MCQ नंबर 7, अ चार्ज पार्टिकल Q is placed at the center of a cube of length L. Another same charge Q is placed at a distance L from O. Then the electric flux through ABCD is dash. अब पहली चीज़ आपको जो डायग्राम दिया है उसको आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो और गॉस थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट याद करो। गॉस थ्योरम तभी यूज़फुल है जब कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज होगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लूडेड है वो है स्मॉल q, बाकी का जो q चार्ज है वो सरफेस से बाहर है। तो यहाँ से एक सीधा आंसर आप लिख सकते हो, टोटल फ्लक्स कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन 0। बट हमें पूछा है फ्लक्स थ्रू ABCD, मतलब एक ही साइड से पूछा है। तो टोटल फ्लक्स अगर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा तो क्यूब के लिए 6 साइड होगी, तो 6 साइड में से किसी एक साइड के लिए फ्लक्स पूछा गया होगा, तो टोटल फ्लक्स का 1/6 पार्ट एक साइड से बाहर निकलेगा। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। नाउ MCQ number 8. PQR is a right angle triangle in which PQ is equal to 3 meter and QR is equal to 4 meter and angle PQR is equal to pi by 2, मतलब हमें right angle triangle दिया है। The three charges plus 15 coulomb plus 12 coulomb and minus 20 coulomb are placed respectively on P, Q and R. The force acting on Q is dash. अब हमें इस डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। P, Q, R तीन वर्टाइसेस के ऊपर हमें 15 coulomb माइनस 12 coulomb प्लस 12 coulomb और माइनस 20 coulomb, ये तीन चार्जेस गिवन है। हमें पॉइंट Q के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है और तीनों साइड का डिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर Q पॉइंट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच में फोर्स की डायरेक्शन। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर दोनों नेगेटिव तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। और अगर दोनों पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन टूवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे आपको Q पॉइंट के लिए फोर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 15 कूलम है, यहाँ पे 12 कूलम है, तो रिपल्जन की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन F1। अब Q पॉइंट के लिए ये R पॉइंट के ऊपर चार्ज है माइनस 20 कूलम और Q के ऊपर है प्लस 12 कूलम, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमने इस डायरेक्शन में दिखाया, तो हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा इन दोनों के बीच में। तो हमें Q पॉइंट पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर हम F1 कैलकुलेट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से और F2 कैलकुलेट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, तो हमें
दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और हमें फोर्स पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें फाइनली एक एडिशन करना होगा जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट यहाँ पे एक फोर्स QR डायरेक्शन में है और एक फोर्स PQ डायरेक्शन में जो 90 डिग्री पे है, तो मतलब हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा √a² + b²। इसलिए इस न्यूमेरिकल में, इस MCQ में आपको सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F = √F1² + F2²। तो पहले F1 कैलकुलेट किया हमने, F1 = KQ1Q2/R²। तो इसका हमने आंसर लिखा 20 K न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन F2 KQ1Q2/R², जिसका आंसर आएगा -15 K × N। K मतलब K की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं करी, कूलम कांस्टेंट, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बाकी रखी हमने। तो -15 K न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हियर F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, देयरफॉर cos 90 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया √F1² + F2²। F1 और F2 का डायरेक्ट आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 25 K × N। K मतलब कूलम कांस्टेंट। नाउ MCQ नंबर 9। Two charges +5 microcoulomb and +10 microcoulomb are placed 20 cm apart. The net electric field at the midpoint between the two charges is dash. अब हमें यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज दिए हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो डायग्राम हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे दिया है और 10 माइक्रोकूलम यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब मिड पॉइंट पे हमने एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया, उस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो ये 20 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट A के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी, मतलब 5 माइक्रोकूलम के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और 10 माइक्रोकूलम के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो पहले E1 कैलकुलेट किया KQ/R², देन E2 कैलकुलेट किया KQ/R²। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 - E2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 45 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ +5 माइक्रोकूलम चार्ज। Now MCQ number 10. The charge 4Q, small q and capital Q placed along x-axis at a position x = 0, x = half and x = 1 respectively. Find the value of small q so that force on capital Q is 0. ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पहले हम तीनों चार्ज को प्लेस करेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो पहले x = 0 पे हमने रखा 4Q चार्ज, देन x = हाफ पे हमने रखा स्मॉल q चार्ज, और उससे और हाफ डिस्टेंस अहेड मतलब ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने पुट किया कैपिटल Q चार्ज। और हमें पूछा है कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो स्मॉल q की वैल्यू कौन सी होगी। अब F1 ये जो एक फोर्स होगा वो होगा 4Q चार्ज की वजह से, और F2 इसकी डायरेक्शन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इसी तरह से बिकॉज तीनों चार्ज पॉजिटिव दिए हैं। तो इसका मतलब ये 4Q के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये स्मॉल q के लिए भी डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब नेट फोर्स ऑन q हमें कैलकुलेट करना है, वो उसका आंसर होगा 0। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम लोग F1 कैलकुलेट करेंगे। F1 के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया KQ1Q2/R²। तो 4Q से कैपिटल Q का डिस्टेंस है 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे लिखा 1²। नाउ फोर्स एक्सर्ट्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q। अब ये वाले चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा वो कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा KQQ डिस्टेंस होगा हाफ, तो हाफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4KQQ डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये F1 और F2 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब F1 + F2 = 0। Therefore F1 = -F2। तो यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तब स्मॉल q की वैल्यू मिली हमें -q।
तो इसका मतलब इस डायग्राम में अगर स्मॉल क्यू की जगह पे मैंने माइनस क्यू रखा, माइनस कैपिटल क्यू, तो इस वाले पॉजिटिव क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नाउ MCQ नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज T, small t, when it has capacitance of 100 picofarad. Now a metal foil of thickness T by 3 is inserted between the plates, the new capacitance will be dash. अब ऐसे कंसेप्ट के लिए आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी मेटालिक फॉइल हम लोग या फिर मेटालिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हमने क्लास में डिराइव किया था। जब भी ऐसे आपको थिकनेस के या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब या फिर मेटालिक स्लैब के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूला के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये इनिशियल डिस्टेंस दिया है स्मॉल टी। अब इसी डिस्टेंस से हमने T/3 जितना डिस्टेंस फिलअप किया है मेटालिक फॉइल से, तो बाकी का डिस्टेंस बाकी रहेगा एयर मीडियम के लिए। तो हमारे पास अब दो कैपेसिटर बनेंगे C1 एंड C2। C1 जो होगा जिसके बीच में मेटालिक प्लेट होगा, मेटालिक फॉइल होगा, और C2 मतलब जिसके दो प्लेट के बीच में एयर मीडियम होगा। तो इन दोनों C1 और C2 को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो C इज इक्वल टू ε0 A/T, जब हमने कोई मेटालिक प्लेट या मेटालिक फॉइल इंसर्ट नहीं किया तब। अब जैसे हमने T/3 थिकनेस का एक मेटालिक फॉइल सब्स्टिट्यूट किया तब न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा ε0 A/T माइनस T/3 प्लस T/3 के, और ये जो होगा T/3 के, इसका मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मेटल इज इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर ये वाला टर्म जो होगा वो पूरा 0 हो जाएगा, 1/∞। तो यहाँ पे बचेगा T माइनस T/3 मतलब 2T/3, तो ये हो जाएगा 3ε0 A/2, मतलब न्यू कैपेसिटेंस जो मिला वो 3/2C। नए कैपेसिटेंस मतलब जो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस था उससे 3/2 टाइम्स हो गया। तो C डैश इज इक्वल टू 3/2 इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस था 100 पिकोफेराड, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 150 पिकोफेराड। तो ये कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद होगा, कंसेप्ट याद होगा, तो आप बहुत ही कम टाइम में ये न्यूमेरिकल या MCQ सॉल्व कर सकते हो। नाउ MCQ नंबर 12, द कैपेसिटेंस ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर जॉइंड विद द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड, व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब हमने इसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर दिया है। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। उसको हमने कनेक्ट किया है 100 वोल्ट बैटरी के साथ, विच इज़ चार्ज फ्रॉम 2 माइक्रोफेराड टू 2 माइक्रोफेराड, जिसको हमने चार्ज किया 2 माइक्रोफेराड इनिशियली और उसके बाद हमने 10 माइक्रोफेराड तक उसको चार्ज किया। तब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में कितना चेंज आ सकता है। मतलब हमारे पास जब 2 माइक्रोफेराड जितना हमने चार्ज उसके ऊपर स्टोर किया तब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, और उस चार्ज को हमने इंक्रीज करके जब 10 माइक्रोफेराड किया तब फाइनली एनर्जी कितनी होगी। हमें उसी दो एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल गिवन है और चार्जेस दोनों गिवन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड, ये क्या हो जाएगा, हाफ Q²/2C, या फिर डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाफ CV²। यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफेराड टू 10 माइक्रोफेराड, तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 एंड C2 दोनों गिवन है। तो यहाँ पे U1 कैलकुलेट करेंगे हाफ C1V², और स्टोर्ड इन 10 माइक्रोफेराड के लिए हाफ C2 इंटू V²। तो U2 माइनस U1 डायरेक्टली 5 इंटू 10⁻² माइनस 1 इंटू 10⁻², मतलब 4 इंटू 10⁻² जूल। तो बहुत ही सिंपल MCQ था जहाँ पे आपको C1 C2 की वैल्यू गिवन है और 100 वोल्ट बाहर से पोटेंशियल गिवन है। नाउ MCQ नंबर 13, ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे MCQ हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए थे। अब ऐसे MCQ में हमें पता होना चाहिए कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे जब हमें ऐसी सिचुएशन दी गई होगी।
पहला क्वेश्चन रीड करता है, इन द फिगर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव प्लेट्स इज स्मॉल डी, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के लिए हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम को, इस सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। अब इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे तो प्लेट ए और प्लेट 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्लेट 2 एंड प्लेट 4 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्लेट ए के सामने होगा प्लेट 2 और प्लेट 2 के सामने है प्लेट नंबर 3। इसी को आपको ऑब्जर्व करते हुए इस डायग्राम को फॉर्म करना है। जैसे ये 1 2 हमने नंबरिंग दिया, फर्स्ट प्लेट के सामने है सेकेंड प्लेट और सेकेंड को हमने वापस ली, यहाँ से एक कनेक्शन बाहर निकला और सेकेंड के सामने है थर्ड प्लेट, तो यहाँ पे सेकेंड के सामने हमने रखा थर्ड प्लेट। और एक चीज़ डायग्राम से आप ऑब्जर्व करो को थर्ड एंड 1 फर्स्ट नंबर वाली प्लेट ये दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने ये थर्ड और फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया। अब बाकी बचा कॉम्बिनेशन 3 4 का। अब थर्ड वाली प्लेट से एक और कनेक्शन निकाला तो इसको हमने दे दिया नंबर 3 और डायग्राम से आपको पता चलेगा 2 एंड 4 नंबर वाली प्लेट भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ से 4 का कनेक्शन निकाला 2 से। तो डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्टिव डायग्राम मिलेगा। और इस डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा तीनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। इसका मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो ये हो गया MCQ नंबर 13। ऐसे भी आपको बहुत सारे MCQ आपकी रेफरेंस बुक में मिलेंगे, आपको कॉम्बिनेशन देख के ट्राई करने हैं वो सेल्फ स्टडीज में। नाउ MCQ नंबर 14। In a certain region, the electric potential at point x, y, z meter is given by V is equal to 5x square volt. At point 3, 2, 1 meter, the electric field E is equal to dash. अब इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन यूज़ करना है, बिकॉज आपको यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x, y, z पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अगर आपको ये v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर आपने समझा कि ये x डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, x डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल गिवन है 5x स्क्वायर और आपके पॉइंट है 3, 2, 1। तो x डायरेक्शन में पॉइंट कौन सा होगा 3। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। अब जैसे हमारे पास पोटेंशियल x स्क्वायर मतलब x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें x डायरेक्शन में मिलेगी, तो माइनस dv बाई dx, d अपॉन dx और पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 5x स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें माइनस 10x इंटू आई कैप। अब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो फाइनल आंसर होगा माइनस 30 आई कैप। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको x, y, z कोई भी डायरेक्शन में पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये एक रिलेशन याद रखना है और पोटेंशियल का जो फंक्शन होगा उसको ऑब्जर्व करना है। इसी फंक्शन को हम x, y, z तीनों डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर x, y और z डायरेक्शन में भी हो सकता है। नाउ MCQ नंबर 15। 4 microfarad and 6 microfarad capacitors are joined in series with 100 volt source. What is the energy stored in this system? अब जैसे यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड दो कैपेसिटर दिए हैं और दोनों को हमने 100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। हाफ CV स्क्वायर फार्मूला यूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये MCQ मैंने विदाउट सॉल्यूशन रखा है, आपको ये खुद ट्राई करना है और फाइनल आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻² जूल। नाउ MCQ नंबर 16। A capacitor of 40 microfarad charged up to 1000 volt is joined in parallel to another capacitor of 20 microfarad charged up to 400 volt. What is the common potential difference between the two ends of their connection? अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है 40 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है और 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर 400 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉमन पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू Q बाई C, टोटल चार्ज पर टोटल कैपेसिटेंस। तो इस क्वेश्चन में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV।
तो यहाँ से चार्ज मिलेगा Q इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ कूलम। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 60 इंटू 10⁻6 फेराड। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई C विच इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 10⁻6 विच इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1000। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू होगी V इज इक्वल टू 800 वोल्ट। नाउ MCQ नंबर 17. There is air between the plates of a capacitor having potential difference of 500 volt. Now, as the entire space between the plates is filled with a dielectric medium with dielectric constant K, the potential difference becomes 125 volt. What is the value of potential dielectric constant K? अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इनिशियल पोटेंशियल है 500 वोल्ट। अब जब हमने दोनों प्लेट के बीच की पूरी स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिलअप किया तब पोटेंशियल डिक्रीज होके हो गया 125 वोल्ट। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें ये कंसेप्ट पता है जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तब पोटेंशियल की वैल्यू K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, मतलब V2 इज इक्वल टू V1 बाई K। सिंपल रिलेशन है, जो हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल होगा वो K टाइम्स डिक्रीज होगा, मतलब V1 बाई K मतलब 500 बाई K। तो K इज इक्वल टू 500 बाई 125 विच इज इक्वल टू 4, तो K इज इक्वल टू 4। ये एक सिंपल MCQ, पोटेंशियल की वैल्यू K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिली हमें 4। नाउ MCQ नंबर 18. 4 microfarad and 6 microfarad capacitors are joined in series and 500 volt are applied between the outer plates of the system. What is the charge on each plate? अब इस क्वेश्चन को आप डायग्राम के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ यहाँ पे एक ये कनेक्शन की बात करेंगे तो सीरीज़ कनेक्शन है, और सीरीज़ कनेक्शन के साथ हमने 500 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट की है, और सीरीज़ में हमें पता है चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो पहले हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया 2.4 माइक्रोफेराड। अब टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जितना चार्ज C1 पे होगा उतना ही चार्ज C2 पे होगा। तो टोटल चार्ज के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया हमने Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ पे जो C हमने यूज़ किया कैपेसिटेंस वो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, और पोटेंशियल जो हमने बैटरी कनेक्टेड है इस क्वेश्चन में वो उसकी वैल्यू है 500 वोल्ट। तो C इंटू V से हमें डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू मिलेगी 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम। नाउ MCQ नंबर 19. An electric dipole of dipole moment P is placed parallel to the uniform electric field of intensity A. On rotating it through 180 degree, the amount of work done is dash. अब पहले हमें एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है और उस डाइपोल को हमने 180 डिग्री से रोटेट किया, तब हमें पूछा है कितना वर्क डन करना होगा। तो हमें वर्क डन का एक बेसिक फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। इनिशियल अगर हमने पोजीशन मान ली 0 डिग्री और उससे 180 डिग्री हमने रोटेट किया तो θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 मतलब 0 डिग्री, θ2 मतलब 180 डिग्री, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स PE। नाउ द लास्ट MCQ नंबर 20. ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर ऑल पॉइंट्स इज डैश। अब हमें पूछा है एक्सिस और इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें एक सिंपल चीज़ पता है, जब भी एक्सिस का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल का एक जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था KP cos θ अपॉन R3। अगर यहाँ पे हमने एक्सिस वाला पॉइंट कंसिडर किया तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी बिकॉज cos θ है, cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर हमने इक्वेटर वाला कोई भी पॉइंट
यूज़ किया तो इक्वेटर के लिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर एक्सिस वाला पॉइंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 और इक्वेटर वाला पॉइंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एक्सिस पे एक भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा और इक्वेटर के सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सो ऑन द एक्सिस V नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑन इक्वेटर V इज इक्वल टू 0। सिंपल ऑप्शन, सिंपल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कंप्लीट किया, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।